નમસ્કાર, પ્રવેગ ન્યૂઝ સાથે હું છું જય શર્મા। નજર કરીશું હેડલાઇન્સ પર। બજેટ સત્ર 2024માં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું અભિભાષણ, કહ્યું સરકારે દેશમાં મોંઘવારી નિયંત્રણમાં રાખી છે। ગુરુવારે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે। ઉદ્યોગકારો અને સામાન્ય લોકોને અનેક આશા અપેક્ષાઓ। ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत मोटो चुकादो, हिंदू पक्ष ने बहरा में पूजा करवानो आदेश। राज्यना वातावरण में अचानक ज पलटो, ठंडी में आंशिक घटाडो, 2 दिवस वातावरण यथावत रहेशे, हवामान विभागनी आगाही। शेरबजार में गई कालना कड़ाका बाद आज उछाड़ो, सेंसेक्स 612 पॉइंट और निफ्टी में 203 पॉइंट नो वधारो। तो नजर करिए समाचारों पर विस्तारथी। तो संसदना बजेट सत्र माटे राष्ट्रपति भवनथी द्रौपदी मुर्मू शाही बगीगाड़ी में बॉडीगार्ड साथे संसद भवन पहुंच्या। परंपरा मुजब राष्ट्रपतिना संसद भवन में आगमन समय स्वागत करवा माटे उपराष्ट्रपति और राज्यसभाना अध्यक्ष जगदीप धनखर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण लोकसभानी बहार उपस्थित रह्या हता। ज्यारे राष्ट्रपति संसद में प्रवेशता हता त्यारे राजदंड एटले के सेंगोल तेमनी समक्ष लई जवामां आव्यो हतो। त्यारबाद तेमने पूर्ववत स्थान पर मूकवामां आव्यो हतो। आ पछी राष्ट्रगीत वगाड़वामां आव्युं अने त्यारबाद राष्ट्रपतिए सांसदोने संबोधित कर्या। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुए कह्युं के विकसित भारतनी भव्य इमारत 4 स्तंभों पर उभी रही है, जेमां युवा शक्ति, महिला शक्ति, खेडूत शक्ति और गरीब वर्गनो समावेश थाय छे। साथ ज राष्ट्रपतिए कह्युं के सदीओनी राह जोया बाद रामलल्ला भव्य मंदिर में बिराजमान थया छे। तो आ वखते गणतंत्र दिवसनी परेड नारी शक्ति ने समर्पित हती। भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए सत्रनी शुरुआत पहला संसदनी बहार कह्युं के अमुक लोकोनो स्वभाव होबाळो करवानो ज थई गयो छे, जे लोकशाही मूल्योना चीरहरणमां ज माने छे। आवा तमाम माननीय सांसदो आज छेल्ला सत्रमां जरूर आत्मनिरीक्षण करशे ते पाछला 10 वर्षमां તેમણે शुं कर्युं। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों,
इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। તો આવતીકાલે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે, ત્યારે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ આ બજેટને લઈને અનેક અપેક્ષાઓ છે। જોઈએ આ વિશે અમારો વિશેષ અહેવાલ। 1 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ રજૂ થશે, ત્યારે જીસીસીઆઈએ નાણામંત્રીને સ્ટાર્ટઅપ્સમાં રોકાણને વેગ મળે તેવી પરિસ્થિતિઓનું સર્જન કરવા વિનંતી કરી છે। बहुत सारी अपेक्षाएं, आशा है। 10 साल से मोदी सरकार अपना काम विकास की प्रशंसाएं लिए हुए ही है। साथ साथ अभी राम मंदिर का जो हुआ है, इससे पूरा भारत खुश है, लेकिन इंडस्ट्रीज भी खुश होनी चाहिए, मेरी अपेक्षा वो है। यूथ खुश होना चाहिए, मेरी अपेक्षा वो है। जो स्टार्टअप की स्कीम्स है उसको थोड़ी इजी बनाई जाए। स्टार्टअप में जो पैसे दे रहे हैं बढ़िया है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि यूथ है ना, उसका रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। शहर के लोगों को तो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है वो पता है, पर अगर कोई गांव का लड़का स्टार्टअप करना चाह रहा है, सोच रहा है, तो उसको गांव से शहर तक ना आना पड़े। हर तहसील में एक, जैसे आई हब है, ऐसा एक हब बनाओ जहां पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम एलाबरेट हो और हर यंगस्टर को वहां से तहसील लेवल पे ही उसको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए उसको, वो सहायता मिल पाए। जीसीसीआईए नाણાપ્રધાનને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવતા લોકો પર ટેક્સનો બોજ હળવો કરવા વિનંતી પણ કરી છે। इनकम टैक्स के माननीय वित्त मंत्री से हमारी अपेक्षा है कि यूथ को थोड़ा स्पेस दे। 7 लाख तक अभी नील है। अभी जितना इनकम बढ़ रहा है उतनी थोड़ी तो महंगाई है, तो थोड़ी महंगाई में के अंदर सेविंग नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, और हमारी अपेक्षा है यूथ के माध्यम से, यूथ के बिलोंग्स, कि हम 10 लाख तक अगर फ्री टैक्स करते हैं, नील करते हैं 10 लाख तक टैक्स में, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी अपेक्षा है कि ये करना चाहिए। નાણાકીય વર્ષ 2019-20 ના છેલ્લા વચગાળાના બજેટમાં જ્યારે એકંદર કર માળખું યથાવત રહ્યું હતું, ત્યાં અમુક ચોક્કસ એકમોમાં કર છૂટ સહિત કપાત રાહતો આપવામાં આવી હતી, ત્યારે આગામી બજેટમાં કેટલી રાહતો મળે છે તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ। તો વચગાળાનું બજેટ સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા રજૂ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ બજેટને લઈને સુરતના હીરા ઉદ્યોગકારો સાથે સંકળાયેલા લોકોની પણ અનેક આશા અને અપેક્ષાઓ છે। જે અંગે જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલ। વચગાળાના બજેટ પહેલા સુરતના હીરાના ઝવેરીઓ ઈચ્છે છે કે સરકાર ઇમ્પ્રેસ્ડ લાયસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરવા પગલાં ઉઠાવે, જેથી કટ અને પોલિશ્ડ હીરાના સ્ટોકની પુનઃ આયાત ડ્યુટી ચૂકવ્યા વિના કરી શકાય। હીરાના વેપારીઓ પણ ઈચ્છે છે કે સરકાર કટ અને પ્રોસેસ ડાયમંડ પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 5% થી ઘટાડીને 2.5% કરે।
और फ्लाइट्स की ज़रूरत है। हालांकि दुबई शुरू हो गई है, शारजाह भी है, लेकिन डायमंड सेक्टर ऐसा है कि इसमें यहाँ के लोगों को बाहर काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, स्पेशली रफ़ बाइंग के लिए। और पूरी दुनिया से जो है यहाँ पे पॉलिश ख़रीदने लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सूरत में कोई डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ लैंड नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सूरत से मुंबई कोई फ़्लाइट नहीं है। સુરત ડાયમંડ બોર્ડ્સની સ્થાપનાને વેપારીઓએ આવકારી હતી, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓફિસ સંકુલ છે। જો કે તેઓ એવું પણ માને છે કે સુરત સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણમાં સુધારો એ સમયની જરૂરિયાત છે। जो हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से जो रिजेक्शन आता है, उस रिजेक्शन को विदाउट ड्यूटी, मतलब 5% की हमारी जो पहले से आ रही है रिक्वायरमेंट, वो 5% रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर ड्यूटी ना लगाई जाए, जिसकी वजह से हम व्यापार सही तरीके से कर सके और हमारे गुड्स के ऊपर वो टैक्स ना लगे, जिसकी वजह से हमें उसकी कॉस्ट अप जाए। दूसरी ये बात है कि कट पॉलिश की ड्यूटी अभी 5% है जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसके अंदर, तो वो अगर 2.5% की जाए 2.5%, तो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा और उसके लिए भी कस्टमर को हमारी ओर से सुविधा और बढ़ेगी। हीरा उपरांत વેપારીઓને આશા છે કે સોના અને ચાંદી પરની આયાત ડ્યુટી પણ ઘટશે। તેઓ કહે છે કે આ માત્ર વેપારીઓ માટે જ નહીં પરંતુ અંતિમ ગ્રાહકો માટે પણ ખર્ચ ઘટાડશે। काफ़ी लोगों को यहाँ पे बड़ा रोज़गार मिल रहा है, तो एक काफ़ी लंबे समय से एक इंडस्ट्री की एक डिमांड हम कर रहे हैं, जिसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर 15% है, उसको रिड्यूस करके 4% पे अगर लाया जाए, तो इससे जो गोल्ड में लॉन्ड्रिंग हो रही है वो भी बंद हो जाएगी और इससे काफ़ी नए रोज़गार भी खड़े होंगे और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ पाएगा। आगामी बजेट नवी सरकार रचाय ત્યાં સુધી સરકારના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા વોટ ઓન એકાઉન્ટ હશે। એકવાર સામાન્ય ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ જાય અને નવી સરકાર રચાશે, ત્યારબાદ જુલાઈમાં સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરાશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ। તો હવે ત્યારે બજેટ 2024-25ને લઈને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ વધુ રોકાણની અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે। જોઈએ તે વિશે વિશેષ અહેવાલ। ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગને વચગાળાના બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે। સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગની માંગ છે કે સરકાર સંશોધન અને વિકાસ પર વિશેષ ધ્યાન આપે। આ સિવાય સ્ટાર્ટઅપ્સને પણ સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળવું જોઈએ। मैं ये चाहूँगा कि अभी जो आने वाला बजट है उसके अंदर वो लोग R&D के ऊपर स्पेशल फोकस करके उसके ऊपर बजट के अंदर प्रावधान करें और उसमें खास करके जो MSMEs और जो यंग कंपनीज है, स्टार्टअप्स वगैरह, उनके साथ मिलके उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम करें। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि इसमें ज्यादा निवेश से ये कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। अभी ये हो रहा है कि काफी सारा फंड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू ये सारा फंड जो है वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। बट अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाए स्टार्टअप्स और जो MSMEs हैं वो, तो उससे काफी जल्दी से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को और R&D को बढ़ावा मिल सकता है। સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓ માને છે કે વધુ રોકાણ સાથે આ વ્યવસાય વધુ ઝડપથી આગળ વધશે। આ ઉદ્યોગને આશા છે કે આ નિર્ણયથી 2 લાખ રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે અને દેશની GDP વધારવામાં પણ અસરકારક સાબિત થશે। ચૂંટણીનું વર્ષ હોવા સાથે નવી સરકારની રચના બાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન 1 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે, ત્યારે મુંબઈની મહિલાઓ બજેટથી ખાસ આશા રાખી રહી છે, જેમાંથી એક માંગણી આવકવેરામાં છૂટ આપવાની છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના બીજા કાર્યકાળનું આ વચગાળાનું બજેટ છે, જેમાં સરકાર આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે પોતાના એજન્ડા રજૂ કરશે। Like residing in a metro city, there are a lot of expenses which I have to bear, so it will gonna be really helpful for me. टैक्सेस बढ़ रहे हैं हर साल, घर के जो टैक्सेस है वो बढ़ रहे हैं और
मेरे जैसे जो लोग हैं वो इनकम टैक्स लेवल की ओर भी ध्यान देते हैं कि इनकम टैक्स की कितनी क्या उसमें कुछ सहूलियत मिलेगी क्या, या जो है वो बढ़ता ही जा रहा है वो ही देना पड़ेगा, क्या करने का। So one of the major constraints I find in traveling is that there's no proper affordable sanitation facilities. Like it's very weird to go into a restaurant, not order food and just use the facilities. So that I would like that there should be some allocation towards sanitation where when women can also go and use it. तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता कर, थोड़ा बजट ऐसा बनाए कि जिससे कि हम घर का मैनेज बराबर कर सके। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के भाव कम होने से सब चीज़ के भाव कम हो जाएंगे, ऐसा हम सरकार से विनती है हमारी। पहले से अभी तो महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई है। जो हम लोग पहले सामान लेने जाते थे उसका डबल हम लोग अभी बाज़ार में पेमेंट कर रहे हैं उसका। और आने वाले बजट में हम लोग चाहते हैं कि सरकार सब चीज़ों के दाम थोड़े घटा दे, जिससे मीडियम वर्ग वाले लोगों को आसानी हो जाए सारी चीज़ें लेने में। તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું ₹10,801 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ થયું છે અને આ બજેટમાં ડ્રેનેજ નેટવર્ક અને રાઇઝિંગ લાઇન માટે 165 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે। સ્ટ્રોમ વોટર નેટવર્ક તથા સ્ટ્રોમ વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન માટે 45 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે। તો ફ્લડ મિટિગેશન અને એનડીએમએ સ્કીમ માટે 75 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। ડ્રેનેજ લાઇન તથા સ્ટ્રોમ વોટર લાઇનના रिहेबिलिटेशन माटे 77 करोड़नी जोगवाई, तो खारीकट केनालना फेज 2 ना डेवलपमेंट माटे 250 करोड़नी जोगवाई कराई है। तो सुएज लेजर रजिस्ट्रेशन माटे 3 करोड़नी जोगवाई, सेंट्रलाइज सुएज तथा सुएज मैनेजमेंट सिस्टम माटे 2 करोड़ रुपयानी जोगवाई तथा शहर में 20 करोड़ना खर्चे 14 स्थलोए योगा सेंटर बनाववानी जोगवाई करवामां आवी छे। तो शहर में 250 करोड़ना खर्चे 10,000 आवास योजनाना मकान बनाववानी जोगवाई पण कराई छे। तो ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालते मोटो चुकादो आपता हिंदू पक्ष ने व्यास भोयरा में पूजा करवानो आदेश आप्यो छे। आ माटे जिला प्रशासने व्यास भोयरा में 7 दिवस में पूजा की व्यवस्था करवा पण आदेश आपवामां आव्यो छे। हिंदू पक्ष व्यासजीना भोयरा में पूजा माटे 30 वर्षथी लड़ी रह्यो हतो अने आ भोयरू 30 वर्षथी बंध छे अने तेना माटे कायदाकीय लड़ाई चाली रही हती। हिंदू पक्षना वकील विष्णु शंकर जैनना जणाव्या अनुसार 1993 सुधी अहीं पूजा थती हती, परंतु नवेम्बरे 1999 में मुलायम सरकारे गैरकायदेसर रीते अहीं प्रजा पर प्रतिबंध मूक्यो हतो। अगाऊ वांसता थांभलाओ मूकीने बेरिकेडिंग करवामां आव्युं हतुं, परंतु बादमां अहीं कायमी प्रतिबंध लादवामां आव्यो हतो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नर्मदा जिल्लाना एकतानगરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। અહીં વિદેશ મંત્રીએ આદિવાસી યુવાનો માટે કૌશલ્ય કેન્દ્રનો પ્રારંભ કર્યો હતો। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર એકતાનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। તેમણે સ્થાનિક આદિવાસી યુવાનોને તાલીમ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એકતાનગર ખાતે કૌશલ્ય કેન્દ્ર શરૂ કર્યું હતું। टाटा ग्रुपनी कंपनी IHCL द्वारा शुरू करवामां आवेल आ होस्पिटेलिटी कौशल्य केन्द्र में वार्षिक 120 आदिवासी युवानों ने तालीम आपवामां आवशे। जयशंकरे विदेशी प्रवासीओं में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी વધતી जती लोकप्रियता ने ध्यान में राखीने होस्पिटेलिटी क्षेत्रे युवानों ने तालीम आपवाना महत्व पर भार मूक्यो हतो। यहीं अगर लोकल लोग जो हैं यहाँ उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, यहीं उनकी रोजगारी हो और एक किस्म से ये इलाके के एक ब्रांडिंग भी हो जाता है कि ये तो जो आज मैं इनकी बहुत IHCL की बहुत सराहना करूँगा कि वो उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है। होटल भी बन रहा है, साथ ही साथ स्किल सेंटर भी बन रहा है और ये अगले मुझे लगता है 1 साल के अंदर इसका पूरा परिणाम आप देख पाएंगे। विदेश मंत्रीए तालीम माटे पसंद करायेला विद्यार्थीओनी प्रथम बैच साथे बातचीत करी अने तेमना मंतव्यो मांग्या हता। हमें वो लोग चाहिए कि अब इनका जो ट्रेनिंग अभी जो आप देख रहे थे, कुछ जो है फ्रंट ऑफिस का कोर्स, कुछ जो है फूड और बेवरेज उसकी सर्विंग कैसे करनी, और एक तो है कि पब्लिक को सुविधा मिले, पर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी लगना चाहिए कि जो भी प्रगति है उसके वो भी हिस्सेदार हैं, कि उनको भी लाभ हुआ।
ગુજરાતના રાજ્યસભાના સભ્ય જયશંકરે સંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના હેઠળ નર્મદા જિલ્લાના 4 આદિવાસી ગામોને દત્તક લીધા છે. GMR દ્વારા સંચાલિત કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર પછી આ બીજું કેન્દ્ર છે જે એકતાનગરમાં ખોલવામાં આવ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ. તો વિધાનસભા બજેટ સત્ર પહેલા સલાહકાર સમિતિની બેઠક મળી હતી. મુખ્યમંત્રી સહિત કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડા અને શૈલેષ પરમાર બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. વિધાનસભા બજેટ સત્ર પહેલા સલાહકાર સમિતિની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે બજેટના પ્રથમ દિવસે રેવન્યુ બિલ રજૂ થશે. બજેટ સત્ર દરમિયાન સૌની સર્વસંમતિથી શનિવારની બેઠક રદ કરવામાં આવી છે. બજેટ સત્રમાં 4 દિવસ 2 બેઠકો રહેશે, જેમાં રામ મંદિરનો પ્રસ્તાવ સર્વસંમતિથી મૂકવામાં આવશે. ત્રણેય બેઠકો રદ કરી અને એ જે બેઠકોનું કામકાજ હતું એ બીજા દિવસે ડબલ બેઠક આપણે કરી છે. કુલ 4 દિવસ ડબલ બેઠક રહેશે અને સાથે સાથે આવતા સમયની અંદર રામ મંદિર વિશેનો અભિનંદન પ્રસ્તાવ પણ બધાએ સર્વસંમતિથી મૂકવાનું નક્કી કર્યું છે. અને ઉત્તરોત્તર બજેટ દર વર્ષે વધતું રહ્યું છે અને આપણે આશા રાખીએ કે આ વર્ષે પણ ખૂબ સારું બજેટ ગુજરાત માટે આવવાનું છે. આદરણીય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ સાહેબે આ તમામ બાબતોમાં સંમતિ આપી છે અને 16મી તારીખે સવારે 8:30 એટલે કે શનિવારે 8:30 થી વિધાનસભા ચાલુ થાય એનો પણ પ્રસ્તાવ સર્વસંમતિથી સ્વીકારવામાં આવે. જે પહેલા દિવસે છે એ રેવન્યુનું બિલ છે અને જે બાકીના બિલ છે ઉર્જાના છે, મહેસૂલના છે, શહેરી વિકાસના છે, એ છેલ્લા દિવસોમાં એ બિલો આવશે. તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.